खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चली होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी रिलेटेड के भूगोल की प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह में होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। मूक घाटी आंदोलन संबंधित है केरल से, राजस्थान से, यूएसए से या फिर कर्नाटक से। तो मूक घाटी आंदोलन संबंधित है केरल से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह है का केरल में पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नरली घाटी है, जहां 1 किमी दूर पर थरक डावू जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये क्या है? मूक घाटी बेसिकली केरल में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेड जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर, यानी कि रेड जेल का जो कार्य है वह किस संकल्पना पर आधारित है? भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। भौतिक पर्यावरण में ने मानव को नियंत्रित किया है। भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। तो इसमें से क्या है? इसमें है सी, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही अवरोही क्रम क्या था? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अवरोही मतलब सबसे पहले किसका और सबसे लास्ट में किसका हुआ, इस क्रम में बताना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। तो इसका जो सही क्रम है वह है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सबसे पहले नागालैंड गठन हुआ, फिर जो है मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं किसका गठन कब हुआ था। तो सिक्किम का 1975 में हुआ था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यानी कि यूपी का हुआ था आपका 1987 में। यहाँ पे नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था, 1963 में। और मेघालय का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। तो सबसे पहले 1963, फिर 1972, उसके बाद 1987, उसके बाद 1975। ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलक्षणिक विशेषता थी आणविक जांच पर बल, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, मानव पारिस्थितिकी पर बल, या फिर डी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। तो 1950 के दशक में जो नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी वह थी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में ज्वारी शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं मालाबार तट में, कोंकण तट में, गुजरात तट में, या फिर कोरोमंडल तट में। तो कितनी है, किसकी संभावना सर्वाधिक है? वह है गुजरात तट में। सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय प्रवाल शैलों का अनुमानित क्षेत्र कितना है? 2183.87 वर्ग किलोमीटर, 2283.87 वर्ग किलोमीटर, 2483.87 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2383.87 वर्ग किलोमीटर। तो भारतीय प्रवाल शैलों का जो अनुमानित क्षेत्र है या फिर क्षेत्रफल है वह है 2383.87 वर्ग किलोमीटर। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन यह पसंद आ रहा होगा। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, 1920 दशक के पश्चात, 1930 दशक के पश्चात, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो भूगोल में प्रतिमानों का जो उपयोग प्रारंभ हुआ था वह हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। डी विल बी राइट। ताप्ती नदी का स्रोत कहाँ है? दंडकारण्य पठार, तलकावेरी, लिम्बक पठार, या फिर मुल्ताई। तो ताप्ती नदी का जो स्रोत है वह है मुल्ताई। डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे के लिए वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन।
पटना, रांची, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है अहमदाबाद को। अब बात करेंगे कि कोलकाता को कहाँ का मैनचेस्टर बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे हेतु अति संवेदनशील है? 59%, 49%, 68% या फिर 79%। तो यह है 59%। ए विल बी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी का 3 शहरों हीरापुर, कुल्टी और वर्णपुर में विस्तार है? टिस्को, IISCO, भिलाई स्टील प्लांट या फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिनका जो 3 शहरों हीरापुर, कुल्टी और वर्णपुर में विस्तार है? तो यह जो कंपनी है यह इसको है, यानी कि IISCO। इसका जो विस्तार है वो 3 शहरों में, हीरापुर में भी है, कुल्टी में भी है और वर्णपुर में भी है। और 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केवल कच्चे सूत की उपलब्धता, कच्चा सूत बाजार और परिवहन की उपलब्धता, केवल बाजार, केवल परिवहन। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा बी, कच्चा सूत बाजार और परिवहन की उपलब्धता। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। भिलाई नगर किस वर्ग का है? व्यापारिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर या फिर खनन नगर। तो भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है? यह जो है औद्योगिक नगर है और बी ऑप्शन करेक्ट है। और भिलाई कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यही क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सुविकसित मिट्टी पार्श्विका मिलती है? जलोढ़, लोयस, चरनोजम या फिर गोलासमी। तो किसमें सुविकसित मिट्टी पार्श्विका मिलती है? यह जो है सी है, चरनोजम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है? सह्याद्री में, नीलगिरी में, इलायची पहाड़ियों में या फिर अन्नामलाई पहाड़ियों में। तो बात हो रही है दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु, यह स्थित है अन्नामलाई में। डी ऑप्शन क्या है? सही है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियम युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से मिली है? लेटेराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। तो यह है काली मिट्टी, आप समझ सकते हैं। काली मिट्टी पाई गई है और यह क्रिटेशियस युग में पाई गई थी। और यह महाराष्ट्र में पाई जाने वाली निक्षेप को रेगुर या कपास मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में से रेगुर या कपास बोला जाता है और इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से ही हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी या फिर अध्यारोपित नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह उदाहरण है एक पूर्ववर्ती नदी का। तो इस तरह से सी ऑप्शन तो करेक्ट है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 2900 किलोमीटर है इसका उद्गम। लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर। और जो इसका उद्गम है वह होता है कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, यानी कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट में स्थित है। ये आप इन्फॉर्मेशन आपको नोट कर सकते हैं इसको। रबड़, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय मानसून वनों से, पतझड़ वनों से, टैगा वनों से या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से रिलेटेड है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, शुष्क क्षेत्र में, शीतोष्ण प्रदेश में या फिर उष्ण प्रदेश में।
तो विश्व में जो बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं वह स्थित हैं उष्ण प्रदेश में। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विश्व के बृहद कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया गया था जेई स्पेंसर के द्वारा, एच बोबेक, जीटी त्रिवाथा या फिर डी हिटलिल्सी के द्वारा। सॉरी, तो यह किया गया था डी हिटलिल्सी के द्वारा। डी ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन राक फास्फेट हेतु महत्वपूर्ण है? मिस्र, नाइजीरिया, मोरक्को या फिर तंजानिया। तो ये है मोरक्को जो कि राक फास्फेट के लिए महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन जो करने वाला क्षेत्र है यह है शेफील्ड। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ग्रेट ब्रिटेन में लोहे का निक्षेप मुख्यतः पूर्वी इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड, मिडलैंड्स, उत्तरी लंकाशायर, लिंकनशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थम्बरलैंड, क्वींसलैंड की पहाड़ियाँ, शेफील्ड आदि इसके प्रमुख क्या हैं? उत्पादन क्षेत्र हैं। तो इसमें से एक शेफील्ड भी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर इटली में। तो कहाँ होता है? यह नॉर्वे में होता है। बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है। या फिर डी विश्व में चीन की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बाकी मछली का उत्पादक है, कोयले का भी है और जनसंख्या इसकी सर्वाधिक है तो है ही है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और विश्व में तांबे का जो बृहत्तम उत्पादक है वो है चिली है। क्या है? इसको भी नोट कर सकते हैं, ये चिली है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है लकड़ी काटने में, मछली पकड़ने में, शिकार करने में या फिर दूध उत्पादन करने में। तो यह लगी हुई है मछली पकड़ने में। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। पैन अमेरिका हाईवे जोड़ता है कोर्डोवा, अर्जुल, फायरबैंक, सेंट अंटिनो ओस्टे, प्रूधे अलास्का को दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से या फिर डी कैलिफोर्निया को चिली से। तो यह जोड़ता है प्रूधे अलास्का को दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से। सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ती है? व्लादिवोस्टोक यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, कीव, मॉस्को, इर्कट्स्क, लेनिनग्राद या फिर डी मॉस्को ओमस्क। यह जोड़ती है व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, ट्रांस कनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन दो शहरों को जोड़ता है? मैनिटोबा ओटावा, रेजिना गुस्बे, क्यूबेक हाइट हार्स या फिर वैंकूवर सेंट जॉन्स सिटी। तो यह 28 का जो क्वेश्चन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वैंकूवर सेंट जॉन्स सिटी को। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रविष्टि में स्पष्ट कमी आती है? सेटलर, द कस्त्रो, पर्ल रीड या फिर डबल डे ने। यह कहा है द कस्त्रो ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय गत्यात्मकता, जननांकीय संक्रमण या फिर जननांकीय रूपांतरण। इसको बोलते हैं जननांकीय गत्यात्मकता। बी ऑप्शन करेक्ट है। और हम सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विभव, जननांकीय विभव या फिर प्रजननता संक्रमण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।